हर साल दुनिया में लाखों मौतें होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अचानक हुई मौत और उसकी असली वजह के बीच जो एक अजीब सा सन्नाटा होता है, वो क्या कहता है? सदियों से इंसान एक ही सवाल से जूझता आया है। आखिर इस इंसान की मौत सच में कैसी हुई? पहले ये एक ऐसा रहस्य था जो अक्सर इंसान के साथ ही दफन हो जाता था। लेकिन अब साइंस के पास एक ऐसा कमाल का तरीका है जिससे हम सीधे उस इंसान से ही पूछ सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। है ना दिलचस्प? विज्ञान मौत की बात भी सच उगलवा सकता है। आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले अंतिम मेडिकल जांच, फिर ऑटोप्सी का इतिहास, उसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप परीक्षण की प्रक्रिया, फिर देखेंगे कि विज्ञान अपराधों को कैसे सुलझाता है, और आखिर में इससे जुड़े मिथ, नैतिकता और इंसान की गरिमा। क्या आपको पता है कि ऑटोप्सी वर्ड कहाँ से आया? ये एक प्राचीन ग्रीक शब्द ऑटोप्सिया से बना है और इसका मतलब एकदम सीधा है, अपनी आंखों से देखना। पैथोलॉजिस्ट लिटरली यही करते हैं। वो एक सिस्टमैटिक मेडिकल टेस्ट के जरिए उन छिपे हुए तथ्यों को बाहर लाते हैं जो न तो किसी गवाह ने देखे और न ही किसी डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किए थे। मतलब एकदम आंखों देखा सच। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर एक पोस्टमार्टम सिर्फ इन 4 बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। मौत का कारण क्या था, तरीका क्या था, मौत कब हुई और ये इंसान कौन था। बस यही वो सॉलिड फ्रेमवर्क है जिस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन टिकी होती है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक एकदम फिट 45 साल का आदमी अपने बेडरूम में मृत मिलता है। कोई हाथापाई नहीं, कोई बाहरी चोट नहीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मेडिकल साइंस हमें बार बार याद दिलाता है कि मौत बहुत बड़ा धोखा दे सकती है। जो एकदम नेचुरल लग रहा है ना, हो सकता है वो कुछ और ही हो, और बिना पोस्टमार्टम के वो सच हमेशा के लिए उसी कमरे में दफन रह जाएगा। तो पॉइंट ये है कि पोस्टमार्टम सिर्फ कोई सरकारी कागजी औपचारिकता नहीं है। इसके 5 बहुत ही क्रूशियल रीजंस है। ये मौत का सटीक कारण बताता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को बैकअप देता है, उन बीमारियों को पकड़ता है जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था, और सबसे बड़ी बात, निर्दोष लोगों को झूठे इल्जामों से बचाता है और मेडिकल साइंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिखावे को चीरकर अकाट्य तथ्यों को सामने लाता है। और हाँ, कुछ केसेस में तो ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से मैंडेटरी है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, सुइसाइड, मर्डर, कस्टडी में हुई मौतें, अचानक बिना किसी वजह के हुई मौतें, या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले। क्यों? क्योंकि कानून और न्याय की इमारत सिर्फ अंदाजों या शायद ऐसा हुआ होगा पर नहीं खड़ी की जा सकती। हमें सॉलिड फैक्ट्स चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में यह सिर्फ एक रिचुअल था जहां मम्मी बनाने के लिए शरीर से अंग निकाले जाते थे। फिर यूनानियों ने इसमें साइंस का तड़का लगाया और लक्षणों को शरीर के बदलावों से जोड़ा। और फिर 16वीं सदी के रेनेसा पीरियड में लियोनार्डो दा विंची जैसे दिग्गजों ने रिस्क लेकर शरीर की चीरफाड़ को गहराई से समझा। अब हम डिजिटल इमेजिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो सटीकता जो आज हमारे पास है, पहले कभी इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ये पूरा सिस्टम 5 बहुत ही मेथोडिकल स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले बाहरी परीक्षण, फिर आंतरिक जांच, उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर की जांच, फिर हिस्टोपैथोलॉजी और लास्ट में मौत के समय का अनुमान लगाना। ये हर एक स्टेप एकदम साइंटिफिक तरीके से एक के बाद एक आगे बढ़ता है। और हाँ, फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले भी पहचान और डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत ही सख्त इनटेक प्रोसेस होता है। इनमें से जो 5वां स्टेप है ना, मौत के समय का पता लगाना, वो अपने आप में एक अलग ही साइंस है। पैथोलॉजिस्ट शरीर के ठंडे होने की दर, रिगोर मॉर्टिस यानी मांसपेशियों की अकड़न, खून के जमाव की स्थिति और यहाँ तक कि शरीर पर मौजूद कीड़े मकोड़ों की एक्टिविटी, जी हाँ, एंटोमोलॉजी, इन सब का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि कई बार ये जानना कि इंसान की मौत कब हुई, इस बात से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मौत कैसे हुई। साइंस का ये हिस्सा सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। जब बात कोर्ट रूम की आती है तो ये पूरी बाजी पलट सकता है। फॉरेंसिक सुराग, जैसे गोली किस एंगल से चली, जहर के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक निशान, गले पर फंदे के वो निशान जो आम आंखों से शायद न दिखें, अंदरूनी फ्रैक्चर या ब्लीडिंग के पैटर्न, और ऑफ कोर्स डीएनए। ये बात एकदम क्लियर है कि कोर्ट में एक पैथोलॉजिस्ट की वो ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिपोर्ट ही सबसे पावरफुल और भरोसेमंद गवाह बन जाती है। और अब हमारा आखिरी, देखिए, ऑटोप्सी को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि ऑटोप्सी में अंगों को हमेशा के लिए निकाल लिया जाता है। लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि फोरेंसिक पैथोलॉजी बहुत ही स्ट्रिक्ट एथिकल रूल्स फॉलो करती है। ज्यादातर ऑटोप्सीज में जांच पूरी होने के बाद सारे अंगों को पूरी रिस्पेक्ट और क्लिनिकल केयर के साथ शरीर में वापस रख दिया जाता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी, लोगों को लगता है कि ऑटोप्सी सिर्फ मर्डर केसेस में होती है। टीवी के क्राइम शोज ने यही इमेज बना दिया, राइट? लेकिन असलियत में ऑटोप्सी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक हेल्थ, अनसुलझी प्राकृतिक मौतों और मेडिकल रिसर्च के लिए किया जाता है। ये सिर्फ क्राइम के लिए नहीं है, ये बीमारियों को समझने के लिए भी है। कई बार परिवार वाले सोचते हैं कि वो ऑटोप्सी के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जब स्टेट या कानून की तरफ से मौत का कारण जानने का ऑर्डर होता है, तब परिवार की सहमति जरूरी नहीं होती। मैं मानता हूं कि इससे इमोशनल टेंशन पैदा हो सकती है, लेकिन एक सोसाइटी के तौर पर न्याय और सच को सामने लाना कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन सारे फैक्ट्स, साइंस और कानून के बीच हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर एक पोस्टमार्टम टेबल पर जो शरीर है वो किसी का परिवार था, कोई पिता, कोई माँ, कोई बच्चा या किसी का दोस्त। पैथोलॉजिस्ट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि परिवार की भावनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान हो और इस मुश्किल वक्त में प्रक्रिया में कम से कम देरी हो, क्योंकि कभी-कभी सबसे साफ और सच्ची गवाही उस इंसान से मिलती है जो अब कभी बोल नहीं सकता। ऑटोप्सी महज एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये इंसान की गरिमा और सच्चाई के प्रति हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। तो अब आपको क्या लगता है, हमारे आसपास मौजूद इन खामोश गवाहों के पास अभी और कौन सी अनकही कहानियां बाकी हैं? मेडिकल साइंस आगे चलकर और कौन से गहरे रहस्य उजागर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद सच्चाई की हमारी इस तलाश को हमेशा जिंदा रखेगा। शायद थोड़ा डरावना भी लगे, लेकिन साइंस और कानून के लिए लिटरली सबसे जरूरी चीजों में से एक है। आखिर मौत के बाद का असली सच और इनके टूल्स। हम सोचते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में सब कुछ लेजर्स और एडवांस्ड मशीन से होता होगा, पर एक्चुअली मॉर्चुरी में यूज होने वाले टूल्स किसी हार्डवेयर शॉप के टूल्स जैसे लगते हैं। हथौड़ा और छेनी स्कल खोलने के लिए, स्कैल्पल बड़ी सुई और धागा सिलने के लिए, और सफाई के लिए फिनाइल। ये सुनने में ही कितना रॉ और हार्श लगता है ना? ये काम कितना फिजिकल और विजुअली जारिंग है, ये इन टूल्स से ही समझ आता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मुश्किल प्रोसेस का डायरेक्ट असर 3 अलग-अलग जगहों पर पड़ता है। कोर्ट्स और पुलिस को एविडेंस मिलता है क्राइम सॉल्व करने के लिए। मेडिकल साइंस को बीमारियां समझने में मदद मिलती है ताकि जिंदा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है फैमिलीज पर। हाँ, पेपरवर्क कंप्लीटली लीगल सिस्टम के लिए होता है, पर इसी रिपोर्ट के जरिए परिवार को मौत का सच पता चलता है, जो उन्हें इमोशनल क्लोजर देता है और बेकसूर लोगों को एक आवाज देता है। Now what's really interesting about this slide is कि इंसान का ये मौत के रहस्य को सुलझाने का सफर कोई नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। अगर मॉर्चुरी में रखे ये साइलेंट विटनेसेस यानी मृत शरीर अचानक बोल पड़ते, तो वो हम जिंदा लोगों के बारे में क्या आखिरी सच्चाइयां बयान करते। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम उन सभी अनजान वर्कर्स और डॉक्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो ये अहम काम करते हैं और जस्टिस सिस्टम को चलने में मदद करते हैं।